Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mubashir Hussain. Today we are going to discuss UHS MDCAT 2022 physics solution. Question number 1. What is the shape of velocity time graph for constant acceleration? अगर बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ही एक्चुअली एक्सेलरेशन होती है तो स्लोप कांस्टेंट है। ये ग्राफ्स देखिएगा। फर्स्ट ग्राफ स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव में कांस्टेंट है। सेकंड ग्राफ अगेन स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव में कांस्टेंट है। अ स्पेशल केस स्लोप कांस्टेंट है, जीरो है मगर चेंज नहीं हो रही, जितनी है उतनी ही रह रही है कंटिन्यूसली। सो ये भी एक कांस्टेंट स्लोप है। तो तीनों में हमने क्या देखा कि जो ग्राफ है वो पैराबोलिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, बीटा आंसर है। इंक्लाइन नहीं है, डिक्लाइनिंग कर्व नहीं है, so on. So answer should be beta. Question number 2. Which of the following is the correct definition of variable velocity? Velocity change होनी चाहिए, variable velocity. अन अल्फा ऑप्शन है अनइक्वल डिस्टेंसेस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड है, डिस्टेंस है स्पीड के लिए, सो इस ऑप्शन को यहीं छोड़ देते हैं। बीटा ऑप्शन इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता। होता क्या है मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकते। चार्ली पर आइएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये आंसर है। और जो डेल्टा ऑप्शन थी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स अगेन, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, सो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 3. A stone thrown horizontally from the top of a tall building follows what path? अब ये सिचुएशन है कि एक टॉल बिल्डिंग से हमने हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, एक स्टोन को थ्रो किया, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत ढूंढना है कौन सा है। अल्फा ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स। बैलेंस्ड, सिग्मा जीरो हो जाए, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडीज पर नहीं लगते, इसलिए इनका सिग्मा एफ जीरो नहीं हो सकता। सिग्मा एफ तो सिर्फ उस वक्त जीरो होगा ना जब दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पर लगेंगी। तो एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में नो डाउट इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, बट दे आर एक्टिंग अपॉन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस जैसे हमने अगर एक वॉल को हिट किया है बाय हैंड, तो एक फोर्स वो है जो दीवार पे लग रही है और एक वो फोर्स है जो हमारे हाथ पे लग रही है। एक फोर्स दीवार पे, एक फोर्स हाथ पे, तो ये दोनों फोर्सेस तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं करते। सो यही गलत है कि रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय, बाकी सारे ऑप्शन ठीक थे। बीटा ऑप्शन है कि रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, यस। Action and reaction forces never act on the same body, yes, they act upon different bodies. Newton's third law is always valid in all situations, yes, गलत ढूंढना था। Question number 5. A fireman wants to slide down a rope. The breaking load of the rope is 3 by 4th of the weight of the man. अम, कह लीजिए कि पर्सन का वेट है mg, तो जो रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो mg से कम है, 3 by 4 of mg है। With what acceleration should the fireman slide down? अपेरेंट वेट का केस है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के वक्त जो फॉर्मूला अप्लाई होता है टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो ये टी टेंशन इन द रोप, यहाँ आप इसको अपेरेंट वेट कह लीजिए, इसकी वैल्यू 3/4 ऑफ एम जी है। और यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सॉल्व करके, तो जी एक्सेलरेशन जो आएगी वो g/4 आएगी। तो g/4 की एक्सेलरेशन से मतलब बीटा आंसर है। ये फायरमैन अगर नीचे आता है तो रस्सी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर ये इससे स्लो आया तो ये रस्सी टूट जाएगी। अगर ये इससे फास्ट चले तो और भी बेहतर है। सो डाउनवर्ड जब एक मूवमेंट हो रही है अलोंग द स्ट्रिंग,
तो उस वक़्त एक्सेलरेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतना अपीरेंट वेट कम होता जाएगा। रस्सी टूटने के चांसेस उतने कम होते जाएँगे। मगर जब कोई पर्सन, कोई मंकी तो एक रोप से अपवर्ड जो है वो क्लाइंब कर रहा है, तो उस वक़्त एक्सेलरेशन जितना कम होगी, उतने जो हैं वो रोप के टूटने के चांसेस कम होंगे। Question number 6. When a heavy coin falls a short distance towards the ground, it does not reach the terminal velocity. Why is this so? देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अटेन होती है जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। और ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट को काफ़ी हाइट से हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि अ, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैसिव होगा वो उतनी देर तक उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके लिए देर से वेट और ड्रैग फोर्स ने आपस में इक्वल होना है। जो ऑब्जेक्ट जितना लाइट होगा उतना जल्दी वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। जैसे फॉग ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉपलेट, तो है हाइट ज़्यादा से आता है। तो एक कॉइन ने क्यों नहीं अटेन की? क्योंकि उसका जितना वेट है उसको काफ़ी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करना पड़ेगा। कम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल नहीं हो सके, इस वजह से टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं हुई है। सो द वेट ऑफ कॉइन इज मोर देन द एयर रेजिस्टेंस। अब अगर ये इसके पास वर्टिकल कॉलम काफ़ी ज़्यादा होता फॉल करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती। लेकिन इस वक्त वेट ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स जो है वो कम है। Question number 7. The consumption of energy by a 60-watt bulb in 2 seconds is what? Simple formula है बच्चों। पावर इज एनर्जी ओवर टाइम, तो यहाँ से एनर्जी बन जाएगी पावर इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज 120, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. A long string, when stretched by a distance x, has a potential energy V on increasing the stretching to nx, मतलब 2 times 2x 3x 4x, तो जनरली बोल दिया nx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्केयर, एक्सटेंशन के स्केयर के साथ पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर n टाइम्स एक्सटेंशन बढ़ रही है तो n स्केयर टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पहले v थी तो अब n स्केयर v हो जाएगी। आंसर इज 40। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है। Ignoring details associated with the friction, extra forces exerted by arm and leg muscles, and other factors, we can consider a pole vault as the conversion of an athlete's running kinetic energy to gravitational potential energy. If an athlete has to lift his body 5 meters during a vault, उसने जंप लेना है और 5 मीटर की हाइट पर पहुंचना है। What speed must he have when he plants his pole? तो 5 मीटर हाइट पर जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? देखें, जब वो रनिंग करता हुआ आ रहा है उस वक्त उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब वो हाइट पे जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो जानी है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से ये m दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो वेलोसिटी को सेपरेट करें, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। 2g की वैल्यू 10 लेते हैं, 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है, मगर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं। और हाइट 5 तक जाना है, अंडर रूट 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आंसर है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 10. A particle of mass m at rest is acted upon by a force p. फोर्स को p से शो कर रहे हैं और टाइम t है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। Velocity, acceleration into time, because acceleration is rate of change of velocity। और फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम स्केयर है। ये वेलोसिटी की वैल्यू ए टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हाफ एम स्केयर में वी की जगह पर, तो ये क्या बन गया? हाफ एम ए टी स्केयर। अब ये जो स्केयर है एक्सपेंड करें तो ए पे अलग स्केयर, टी पे अलग स्केयर,
और ये बन गया हाफ एम टी स्केयर अलग करें और एक्सेलरेशन की जगह लिख दें फोर्स ओवर मास और होल स्केयर। जब ये फोर्स ओवर मास का स्केयर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा एफ स्केयर टी स्केयर ओवर 2m। अगर हमारी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है उसमें फोर्स को एफ से नहीं पी से रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं, तो पी स्केयर टी स्केयर ओवर 2m बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियंस। 3 पाई रेडियंस में रेवोल्यूशन कितनी है? वन रेवोल्यूशन के अंदर तो हो गए 2 पाई रेडियन, और वन रेडियन में यहाँ से देखें कितनी रेवोल्यूशन बनी, तो वन रेडियन के अंदर 1/2 पाई रेवोल्यूशन बन गई। तो यहाँ से 3 पाई रेडियन के अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 पाई रेवोल्यूशन के साथ, तो ये बन जाएगा 3/2। आंसर इज बीटा। Question number 12. If a wheel is rotating at 3 radian per second, angular speed है wheel की, the time it takes to complete one revolution is about time period calculate करना है बच्चों। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, टाइम फाइंड करना है। अब एक रेवोल्यूशन पूरी हुई है तो 2 पाई का एंगल कवर हुआ डिवाइडेड बाय ओमेगा जो कि 3 सेकंड था, सो 2 पाई ओवर 3। 6 अगर पाई को 3.14 लेना तो 2 into 3.14 6 पॉइंट समथिंग ओवर 3, 2 से थोड़ा ज़्यादा आंसर। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, a fighter plane is moving in a vertical circle of radius r. Its minimum velocity at the highest point of the circle। लेक्चर्स में ये आप लोग डिटेल में इसको ड्राइव भी करते हैं कि वर्टिकल लूप बनाते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो अंडर रूट जी आर होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकता, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। सो आंसर इज चार्ली। और बॉटम पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होती है? अंडर रूट 5 जी आर। और किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कल अंडर रूट 3 जी आर होती है। यहाँ पर आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा? लाउडनेस बढ़ जाएगी। बिकॉज लाउडनेस इज डेसिबल्स में मेजर करते हैं साउंड के लिए, तो इंटेंसिटी है एक्चुअली, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। बाकी चीज़ें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और चार्ली में ज़ीरो ऑप्शन लिखा हुआ है, इरेलीवेंट सी बात है। लाउडनेस आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एन एयरप्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.5 v, where v is the speed of sound. The airplane approaches a stationary observer. Source is coming towards a stationary observer. The frequency of sound emitted by the aircraft, original frequency given at 200 Hz. Which frequency does the observer here? Apparent frequency find करनी है। डॉपलर इफेक्ट के जो आप टेक्स्ट बुक में केसेस पढ़ते हैं उनमें से ये केस है कि सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, न्यू फ्रीक्वेंसी एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू इंटू एफ। अब यहाँ जो v है ये स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम होती है या स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम, और u सोर्स की स्पीड है यहाँ पर। f एक्चुअल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, f कंप्लीमेंट न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, जो सोर्स की स्पीड है वो 0.5 ही पुट करें, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 400 अल्फा। Question number 16. If the wavelength of light coming from a galaxy shifts towards the red end of spectrum, बच्चों रेड शिफ्ट का मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर का गैप इंक्रीज कर रहा है, ब्लू शिफ्ट सोर्स और ऑब्जर्वर का गैप डिक्रीज कर रहा है। तो रेड शिफ्ट मिल रही है, इसका मतलब दैट सेटेलाइट और क्या है गैलेक्सी, दैट गैलेक्सी इज मूविंग अवे, रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ। Question number 17. The shortest distance between any two points in phase on a wave is called wavelength. Definition is simple. Question number 18. When will the oscillation stop in the absence of resistive forces? बच्चों absence of resistive forces
एक आइडियल ऑसिलेटर है तो वो तो कभी नहीं रुकेगा। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19, द मैकेनिकल वेव्स आर नॉट जनरेटेड बाय कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, कॉइल ऑफ स्प्रिंग्स ऑसिलेट करने से, रोप्स ऑसिलेट करने से, वाटर ऑसिलेशंस के साथ, बीटा चार्ली डेल्टा तीनों के साथ मैकेनिकल वेव्स बनती हैं। अल्फा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है ना। तो यहाँ पर ये मैकेनिकल वेव्स नहीं बनेगी, सो आंसर इज अल्फा। Question number 20. Reducing mass m of a suspending body to 1/4, mass quarter कर दिया, will change the frequency of oscillation to। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है मैस के साथ, फॉर्मूला आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। अब मैस को कितना कर दिया? 4 टाइम डिक्रीज कर दिया। वो 4 ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और फिर स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, a distant star is receding from the earth, source is moving away from the observer, और स्पीड ऑफ द स्टार गिवन है हमें, इट एमिट्स फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होनी चाहिए, गिवन भी है। द डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला कैन बी यूज्ड विद लाइट वेव्स, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट व्हेन डिटेक्टेड ऑन अर्थ, हमें अपीरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिचुएशन क्या है? सोर्स इज मूविंग अवे। ये देखें, अभी एक पहले भी क्वेश्चन आया था एरोप्लेन वाला, तो उसमें सोर्स वाज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और अब है सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। डॉपलर इफेक्ट के दो केसेस आपके इस पेपर में आ चुके हैं। तो अगेन v की वैल्यू, अब स्पीड ऑफ लाइट, और u स्पीड ऑफ दैट स्टार, क्या था? स्टार था, और इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा एंड आंसर विल बी बीटा। Question number 22. Thermodynamics is the branch of physics in which we study, simple definition है बच्चों, relation between heat and mechanical energy, work, etc. Question number 23. When a gas is compressed isothermally, temperature constant है, the product of its pressure and volume during this process is Boyle's law apply होगा, और जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि एक्चुअली बॉयल्स लॉ है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 24, टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम 150 सेल्सियस टू 300 सेल्सियस। अब हम देख रहे हैं सेल्सियस में तो डबल हो रहा है, मगर हमें तो पी इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर केल्विन का टेम्परेचर चाहिए ना। तो अगर ये 150 सेल्सियस से केल्विन बना लें, 423 बन गए 273 से ऐड करके, और दूसरा फाइनल टेम्परेचर 300 है, उसके केल्विन बना लें, 573 बन गए। और जब रेशियो लें 573 ओवर 423, तो रेशियो 2 नहीं बनती। मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर डबल हो रहा है, केल्विन में डबल नहीं हो रहा, डबल से कम है, 1.35 टाइम्स हो रहा है। तो इसलिए जो वॉल्यूम है वो भी 1.35 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेस देन डबल, नॉट डबल। Question number 25. A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, battery remove हो गई है, and other capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor. अब वो जो चार्ज हो चुका था उसके साथ एक और कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में, और सिस्टम की एनर्जी नहीं पूछी, हर एक कैपेसिटर की एनर्जी पूछी है। देखिए मैथमेटिकल सोल्यूशन में अभी शो करता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप वैसे फिजिकली एक बात सोचें कि जो पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ था बैटरी के साथ, उसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली, बैटरी उतारी, दूसरा एक और कैपेसिटर हमने इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। वो जो अनचार्ज कैपेसिटर आया है और जो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर था, उसने न्यू कमिंग कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो एनर्जी जो है वो टोटल सिस्टम की एनर्जी पहले से हाफ हो जानी है, और सिस्टम की एनर्जी हाफ हो रही है, इसका मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी क्वार्टर हो रही है,
क्योंकि क्वार्टर प्लस क्वार्टर करेंगे तो हाफ बनेगा। इस तरह से सोच सकते हैं आप। बाकी मैथमेटिकली एनर्जी हाफ सी वी स्केयर होती है। और क्योंकि अब दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C बन जाएगी। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा सर्किट का वो Q ओवर 2C बनेगा। वैसे तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी से V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। लेकिन अब क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 2C बन जाएगा। और अब जो ये हाफ सी वी स्केयर है इसमें वोल्टेज की जगह Q ओवर 2C पुट करें और आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो क्वार्टर हो जाएगी। U/4 आंसर आ जाएगा इसका। Question number 26. What is the potential difference between 2 points in an electrical field if it takes 600 joule of energy to move a charge of 2 coulomb between these 2 points? Potential difference work over charge होता है, energy over charge होता है 600 over 2 coulomb. Simply 300 joule answer है Charlie. Question number 27. Gauss law cannot be used to find which of the following quantities. देखें गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन देता है फाई इज इक्वल टू ई ए। तो उससे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ही चीज़ होती है। और चार्ज क्योंकि जो फ्लक्स है वो 1/ε/क्यू भी होती है। अब डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है परमिटिविटी। परमिटिविटी तो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिशन वो कितनी ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। गॉस लॉ उसको फाइंड नहीं करेगा, वो एक्सपेरिमेंटली जो फोर्सेस हैं दो चार्जेस के बीच में वो कितनी रिड्यूस हो जाती हैं यानी कूलम्स लॉ की हेल्प से जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कैलकुलेट की जाएगी। डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स केयर लॉ। सही ढूंढना है कौन सी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी बिल्कुल इनवर्स केयर लॉ ओबे करती है। वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट। अब ये बात गलत हो गई, ये आंसर नहीं है। बोथ gravitational force and electrostatic force are repulsive in nature. ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये भी बात ठीक नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन, यस ये आंसर है। और क्यों बहुत वीकर है? क्योंकि जो कांस्टेंट अपीयर होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसकी वैल्यू देखें 6.67 10⁻11। और जो कूलम्स कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट पॉजिटिव 9। डेल्टा ऑप्शन थी बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोंट ओबे इनवर्स के बाद दोनों ही ओबे करते हैं। गलत है, चार्ली सिर्फ ठीक था वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। द कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, ये टेक्स्ट बुक की लाइन है, नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। Question number 30. A charged particle is moving in a uniform electric field. For the motion of a particle due to the field, which quantity has a constant non-zero value? कौन सी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो मगर जीरो नहीं आए? तो जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स लगनी है, जब फोर्स लगनी है तो एक्सेलरेशन आनी है। F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। डिस्प्लेसमेंट चेंज होनी है, वेलोसिटी चेंज होनी है और इसलिए आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31। अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C has a charge Q, energy stored W. If charge is increased to double, energy stored will be 4 times half Q square over C. आंसर इज बीटा। क्वेश्चन अच्छा इसका बच्चों यूएचएस की में जो था वो ठीक नहीं मार्क किया हुआ था। 32. How much potential drop exists across a closed switch? ऑन स्विच है, क्लोज स्विच मतलब ऑन स्विच है और
उसकी वायर की रेजिस्टेंस इग्नोर करें, कोई कार्बन रेजिस्टर तो नहीं लगाया हुआ ना साथ में, तो जब वो कोई ऑपोजिशन ही नहीं ऑफर कर रहा तो फिर उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप भी नहीं हो सकता। आंसर इज अल्फा, बिकॉज जब रेजिस्टेंस जीरो है क्लोज स्विच की तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप उसके क्रॉस नहीं होगा। हाँ, अगर होता ओपन स्विच तो फिर जितनी भी बैटरी लगाई हुई है जितने वोल्ट की, वो सारे वोल्ट्स उस स्विच के टर्मिनल्स के क्रॉस आ जाने हैं, और जितनी भी चीज़ें बाकी सर्किट में लगी हुई थी उनमें से किसी को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलना। Question number 33. A 3-volt battery is connected in series with ammeter and 2 ohm resistance after short circuiting. Circuit बंद कर दिया. What will be the reading of ammeter? Current चाहिए, I is V over R, Ohm's law. Answer is beta. Question number 34. The resistance of a conductor does not depend upon which of the following. Resistance का फॉर्मूला पढ़ते हैं चैप्टर 13 में, R is रो एल ओवर ए। नेचर पर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर पर है, लेंथ पर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है, एरिया की वजह से डायमीटर पर है, रेडियस पर है, किस पर नहीं है, मैस पर नहीं। डेल्टा आंसर। Question number 35. Which of the following statement is not correct about Kirchhoff's rules? तो अल्फा में लिखा है किरचॉफ्स करंट रूल बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल ठीक है, हमें गलत ढूंढना था। बीटा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल, यस। किरचॉफ का सेकंड रूल ही अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशंस बनाते हैं और फिर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड होती है, बैलेंस ब्रिज कंडीशन का पता चलता है। Charlie, Kirchhoff's rules are more suitable in AC circuits. अच्छा, डेल्टा, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल ठीक है, ये तो बुक की लाइन है। तो कौन बना जो कह लें कि हमने एज इट इज बुक में नहीं पढ़ रखा, वो कौन बना, चार्ली बना। चार्ली आंसर है। मोर सुटेबल फॉर एसी सर्किट्स की बात नहीं है, डीसी एसी दोनों पर अप्लाई होता है, तो ये गलत है। और इसको वैसे डिटेल में देखें तो ये डीसी के लिए ज़्यादा सूटेबल रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट डू द सब्सटेंसेस whose resistance decreases with increase in temperature have? Uh, What do the substances whose resistance decreases with increase in temperature है? जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है उसके पास क्या है, इनमें से उसके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, बीटा आंसर है। Question 37. A low voltage supply with an EMF of 20 volt and an internal resistance of 1.5 ohm is used to supply power to a heater of external resistance given as 6.5 ohm, internal 1.5, applied EMF given है in a fish tank. What is the power supplied टू दी वाटर इन द फिश टैंक? अच्छा, इसमें ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमसे टोटल पावर ऑफ द डिवाइस नहीं पूछी जा रही, सिर्फ वो पावर जो फिश टैंक के वाटर तक डिलीवर की है, यानी 6.5 वो हमने जो पावर कंज्यूम की है हमने वो बतानी है। कुछ पावर ये 1.5 ने भी तो कंज्यूम करनी है ना, वो नहीं बतानी है हमने, टोटल पावर नहीं बतानी। इसलिए पहले ये दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है हमेशा सीरीज में ट्रीट होती है, इसलिए P इज इक्वल टू आई स्केयर आर वाला फॉर्मूला अप्लाई होने